जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंगल फेज एसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। कल हमने ये देखा था कि आर एल और सी सर्किट एलिमेंट्स का सिंगल फेज एसी के साथ बिहेवियर कैसा रहता है। कल हमने पावर ट्रायंगल भी इसी समय देख लिया था। एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, दोनों के बीच में क्या यूनिट होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। अगर ये करंट है तो XL इधर जाता है और XC इधर जाता है। रिएक्टेंस क्या करेगा? लीड करेगा। I इंटू XC। यहां पर वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। या ये कहिए I इंटू XC, ये वोल्टेज होगा, ये करंट से क्या करेगा? लैग करेगा। और I इंटू XL करंट से क्या करेगा? लीड करेगा। कैपेसिटर इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है। ठीक, इधर हमारा करंट है। इन दोनों का डिफरेंस XL माइनस XC ऊपर की तरफ, R इधर, इनका रिजल्टेंट होता है Z। ये Z क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है एंगल थीटा या फाई जिसे आप कहते हैं। तो यहां से tan फाई क्या निकला था? XL माइनस XC बाई R। XL अगर बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब मैंने बताया था कि tan फाई पॉजिटिव आए, इसका मतलब कि करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है, मतलब पावर फैक्टर क्या है? लैगिंग। अगर मैं यहां से cos फाई की वैल्यू निकालूं तो cos फाई क्या हो जाएगा? R बाई जेड। तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Z cos फाई। मतलब अगर हमें क्या है, इंपीडेंस पता है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सर्किट का। ठीक, इंपीडेंस ट्रायंगल इसी को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। अगर XC बड़ा होगा तो इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसे बनेगा, XC माइनस XL R, ये है Z। ठीक, तो इंपीडेंस ट्रायंगल उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेजोनेंस। रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक, रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस होता यह है कि जो नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, वो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई भी चीज, ये पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक, माइक है, दीवार है, कुछ भी हो नेचर में, हर सभी की एक क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में अगर कोई फ्रीक्वेंसी इनको मिल जाती है, मैच कर जाती है, मल्टीपल में मतलब अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी FN है तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में 2FN, 3FN, 4FN, ऐसे करके अगर कोई फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाती है तो इसका ऑसिलेशन का या फ्रीक्वेंसी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, आप बंद कमरे में आप तेजी से साउंड बजाइए तो क्या होता है? जो टेबल होती है
या टेबल के ऊपर रखे सामान वो क्या हो जाते हैं, हिल करके गिरने लगते हैं। वो उनका हिलना क्यों स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी है और जो उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों आपस में क्या कर लिए, रेजोनेंस कर लिए। जब रेजोनेंस कर लिए तो उनके जो कंपन का रेशियो होता है, कंपन का जो मैग्नीट्यूड होता है, ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चीजें क्या होने लगती हैं, हिलने लगती हैं। और हिल करके क्या हो जाती हैं, या तो टूट जाएंगी या गिर जाएंगी। यही होता है। आपने देखा होगा तेज आवाज में बंद कमरे में अगर आप वो करते हैं, साउंड बजाते हैं, तो खिड़की के शीशे वो चिटक जाते हैं। यही कारण है। जब आकाशीय बिजली गिरती है तब भी शीशे, पेड़, ये सब क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं शीशे। उनका कारण क्या है, यही है। मैकेनिकल रेजोनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो जो लोग ऊंचा सुनते हैं, तेज आवाज में सुनते हैं, या आप कान के पास ऐसे कीजिए या गिलास लाइए तो आपको कई सारी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। गिलास हटा लीजिए, आपकी आवाजें सुनना बंद। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा कान क्या है कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, जिसको आप 60 डीबी का कह रहे हो, नॉइज का फ्रीक्वेंसी, उसी को वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। अब उसके ऊपर या उसके नीचे कोई अगर फ्रीक्वेंसी है मैग्नीट्यूड में तो उसको नहीं सुन सकता। जैसे ही ग्लास लाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कई सारी जो है वो रेजोनेंस के द्वारा उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और वो हमें सुनाई देने लगती हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब सैनिक चलते हैं कदम ताल मिला करके, तो उस कदम ताल की एक फ्रीक्वेंसी है। एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पैर ऊपर उठाएंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पर पैर जमीन पर पटकेंगे। अब अगर सेना एक सड़क पर चल रही है तो सड़क की भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो सड़क हिलने लगती है। तो सड़क तो पूरी क्या है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पता नहीं चलता। लेकिन वही सेना जब पुल पार करती है तो पुल एक क्या है, एक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट है। अब अगर पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सैनिकों के कदम ताल करने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर दोनों आपस में मैच कर गई या इंटीग्रल मल्टीपल में आ गई एक दूसरे के, तो क्या हो जाता है, पुल वाइब्रेट करने लगेगा और पुल वाइब्रेट होकर के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यही कारण है कि जब सेना जब पुल पार करती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है। मतलब सारे सैनिकों को तितर बितर कर देंगे, कभी भी कदम ताल उनके नहीं मिलेंगे। अगर कदम ताल मिल गए और पुल अगर जर्जर है या पुल की फ्रीक्वेंसी और कदम ताल की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो पुल हिलोरे लेने लगेगा, और अगर हिलोरे ले रहा है तो हो सकता है वो टूट जाए। तो ये सब सारे सारे क्या हैं, मैकेनिकल एग्जाम्पल, मैकेनिकल रेजोनेंस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में रेजोनेंस कुछ अलग होता है। तो हमारा बेसिक पर्पज है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पढ़ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। हमारे आरएलसी सर्किट दो टाइप के होते हैं, एक है सीरीज सर्किट और दूसरा है पैरेलल सर्किट। सीरीज में क्या होता है, आर एल सी, ये सीरीज में लगे होते हैं। वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो हो गई। ठीक, आज हम लोग सीरीज रेजोनेंस ही पढ़ेंगे, पैरेलल कल पढ़ेंगे। तो सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं। सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि व्हेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, या ये कहिए व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर ये इक्वल हो गए
तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन। तो अगर मैं XL को XC के इक्वल कर देता हूं तो XL की वैल्यू क्या होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई FC। ओमेगा L का मतलब 2 पाई FL, ये होता है 1/ओमेगा C। यहां से F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई √LC। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट हर्ट्ज। ठीक, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है। अगर रेजोनेंस हो गया तो पहली बात तो दोनों वोल्टेज ड्रॉप इक्वल हो जाएंगे। अगर सीरीज सर्किट में ये करंट है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही उधर की डायरेक्शन में ही होगा, सेम फेज में होगा जिस फेज में करंट है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री करंट से और कैपेसिटेंस में वोल्टेज लीड लैग करता है 90 डिग्री। अगर ये दोनों लाइन इक्वल हो गई इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में टोटल वोल्टेज VR VL माइनस VC का होल स्क्वायर, अगर ये इक्वल हो गए तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। तो रेजोनेंस की कंडीशन में अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो उस समय दोनों के बीच में एंगल क्या है 0। तो पावर फैक्टर क्या होगा 1। तो याद रखिएगा सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर रेजोनेंस के टाइम पर क्या होता है 1। दूसरी कंडीशन, अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं तो इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस क्या होगा 0। तो इंपीडेंस प्योर रेजिस्टिव होती है। इंपीडेंस किसकी तरह बिहेव करेगा प्योर रेजिस्टेंस की तरह, मतलब पूरा सर्किट ऐसा बिहेव होगा जैसे लगता है केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा है, बस ना इंडक्टर लगा है और ना कैपेसिटर, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में फिजिकली प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरी कंडीशन आपको बताई दी है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2 पाई √LC। फोर्थ, voltage and current are in same phase। ठीक, इंपीडेंस टोटल वैल्यू ये है। अब ध्यान से देखिए अगर इसमें हम ये वाला पार्ट होता तो ये ऐड होता R से, होता है नहीं होता? अगर ऐड होता तो Z की वैल्यू R से हमेशा ज्यादा होती या नहीं होती? होती। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज मिनिमम, और मिनिमम की वैल्यू क्या है R के इक्वल। अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो इस कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। करंट क्या होती है V/Z। अगर Z मिनिमम है तो I क्या है मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की कंडीशन में करंट क्या होती है मैक्सिमम, इंपीडेंस क्या होती है मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये मैक्सिमम करंट है उस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? अगर रेजोनेंस नहीं होता तब। रेजोनेंस नहीं होता तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती कम हो जाती, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता कम हो जाता। लेकिन इस रेजोनेंस के कारण ही रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, और कितना हो गया हो करके अप्लाइड वोल्टेज के V के इक्वल। ठीक, तो इस रेजोनेंस में
करंट के बढ़ने के कारण वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, किसके इक्वल होता है, सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल। इसी वजह से इस रेजोनेंस को बोलते हैं वोल्टेज रेजोनेंस, ये याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेजोनेंस। जिसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, उसी का नाम दे देंगे वोल्टेज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए एक्सएल की वैल्यू क्या है, 2πfl, यही है। और एक्स सी की वैल्यू क्या है, 1/2πfc। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक्स सी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल किसके इक्वल होगा, एक्ससी के इक्वल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नॉर्मल कंडीशन लेता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, इसको बढ़ाऊंगा तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बढ़ते बढ़ते फ्रीक्वेंसी कहां गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर दोनों इक्वल हो गए, हो गए इक्वल। इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रही थी तो रेजोनेंस के पहले एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी थी या नहीं। क्यों बड़ी थी, मैं क्यों कह रहा हूं कि बड़ी थी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एक क्या हो रहा, कम हो रहा, और एक क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओरिजिन पर बात करूं, ये जीरो, तो एक इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक इधर की तरफ। तो जो ओरिजिन की तरफ, कम की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ, इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है। तो याद रखिएगा कि बिफोर रेजोनेंस, बिफोर रेजोनेंस का मतलब व्हेन एफ इज लेस देन एफ आर, तो याद रखिएगा सर्किट बिहेव्स एज कैपेसिटिव सर्किट। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग, मतलब करंट क्या करेगी, लीड करेगी। कहानी समझ में आ गई, रटना मत बिल्कुल भी, चीजें बहुत ही आसान है, ऐसे ही समझिएगा। ठीक, आफ्टर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस इसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन एफ इज ग्रेटर देन एफ आर, तो सर्किट क्या होगा, बिहेव्स एज इंडक्टिव सर्किट, और पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। बात समझ में आ गई। ठीक, अब जरा कर्व देख लेते हैं, रेजोनेंस कर्व। ये है फ्रीक्वेंसी, जेड किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, अभी के लिए यही जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ये हो गया आर का ग्राफ। ठीक, एक्स एल क्या है, 2πfl। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। ये है एक्सएल का ग्राफ। ठीक, एक्ससी की वैल्यू क्या है, 1/2πfc। इसका मतलब ये हुआ कि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये किसका ग्राफ है, एक्ससी का। ठीक, अब ध्यान से देखिए,
इम्पीडेंस ट्रायंगल में XL ऊपर जाता है और XC नीचे। तो हमने खाली XC का ग्राफ ड्रा किया है, लेकिन XC क्या है, निगेटिव की तरफ। तो XC को इसी के मिरर इमेज ले दीजिए, तो ये है -XC। क्या है, -XC। जस्ट इसका उल्टा, उसी का मिरर इमेज। इन दोनों ग्राफ, ये है XL, इन दोनों ग्राफ का रिजल्टेंट XL और XC का कुछ ऐसा जाएगा। ये है XL -XC। ठीक। करंट की वैल्यू, या सॉरी इंपीडेंस की वैल्यू। इंपीडेंस क्या है कि वैसे तो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे रेजोनेंस की तरफ जाएगा जेड किसको अप्रोच करेगा, आर के अप्रोच। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जेड पहले ज्यादा है, घटते घटते कहां तक आएगा, आर तक। आर से कम नहीं होगा। तो ये है जेड का ग्राफ। जेड मिनिमम आर ही रहेगा, आर के नीचे मत लाइएगा जेड को। ठीक। और ये तो हो गया जेड। और करंट, जिस समय जेड मैक्सिमम है उस समय करंट क्या होगी, मिनिमम। जैसे से करंट, वो जेड घटेगा करंट ऊपर बढ़ेगी, फिर करंट मैक्सिमम जाएगी। करंट मैक्सिमम कहां होगी, जहां पर जेड मिनिमम होगा। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम किसके बराबर होगा, आर के बराबर। और करंट उस समय क्या होगी, ये करंट का ग्राफ है, और करंट उस समय क्या है, मैक्सिमम। I इज इक्वल टू I मैक्स। बात समझ में आ गई। ये कर्व, हर एक पैरामीटर, ये जरा ध्यान रखिएगा और रटिएगा नहीं चीजों को। ऐसे ही जैसे आपको समझाए हैं वैसे ही समझिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती क्या हैं, अगर मैं करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रा करूं, तो ये है ग्राफ, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहां पर करंट है मैक्सिमम। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो होती हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर रेजोनेंस की पावर का या मैक्सिमम पावर का हाफ हो। क्या हो, हाफ। अब ध्यान से देखिए, पावर होती क्या है, I²R, या I²Z मान लीजिए। सीरीज की बात चल रही है, इस वजह से आई सभी में सेम है, इस वजह से मैंने ये लिखा। ठीक। अब रेजोनेंस पर पावर क्या है, I मैक्स इंटू रेजोनेंस पर जेड क्या है, आर के इक्वल। ये क्या है, एट रेजोनेंस। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं कि जहां पर पावर इसका क्या हो, इस पावर का क्या हो, हाफ हो। तो हाफ पावर कब होगी, जब करंट क्या हो जाए, यहां की करंट का 1/√2 हो जाए। यही तो मतलब है ना, तभी तो हाफ होगा। क्यों, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, हाफ।
यहां पर करंट अगर आई मैक्स है तो यहां पर मान लेते हैं कि करंट क्या है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई √2। इस करंट पर आपकी दो फ्रीक्वेंसी आएंगी, एक ये F1 और एक आएगी F2। ठीक, इन्हीं F1 और F2 को कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और हमें इसका डेरिवेशन याद रखना है और इनका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो भी याद रखना है। ठीक, तो डेराइव कर लेते हैं। यहां पर पावर क्या हो जाएगी, आई मैक्स बाई √2 का होल स्क्वायर। यहां पर हमें कुछ नहीं पता तो हम जेड लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R। ठीक, ये 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। जेड की वैल्यू रख दीजिए √R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R। टू आर ही आएगा। ऐसे निकाल लिया। आई एम इज इक्वल टू आई मैक्स इज इक्वल टू V बाई R। इक्वेशन फर्स्ट, ये कब है, एट रेजोनेंस, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर करंट की वैल्यू है तो V बाई जेड। इक्वेशन 2, ये यहां पर क्या लिखिएगा, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू जेड बाई आर। अगर ऐसा हुआ तो जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2R। जेड की वैल्यू रख दीजिए √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2R। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। और अगर ऐसा है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R² माइनस R² इज इक्वल टू R²। रूट ले लीजिए तो आ जाएगा XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R। वही चीज मैंने बताया था कि F1 क्या है, रेजोनेंस के पहले है, और F2 क्या है, रेजोनेंस के बाद। रेजोनेंस के पहले सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, कैपेसिटेंस की तरह, मतलब XC बड़ा होगा। तो यहां पर लिख लीजिएगा एट F1 XC इज ग्रेटर देन XL। तो इसका मतलब ये हुआ कि XL माइनस XC की वैल्यू आएगी -R। XL की वैल्यू रख दीजिए
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इज इक्वल टू r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा सी आर। ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाई एल ओमेगा माइनस 1/LC इज इक्वल टू 0। ठीक, ये तो हुआ एक। अगर मैं एट F2 यहां पर निकालूं, XL इज ग्रेटर देन XC, इसका मतलब ये हुआ कि XL माइनस XC इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू R। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अच्छा ये है माइनस R, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 R ओमेगा C, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस R/L ओमेगा माइनस 1/LC इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, यहां से ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, श्रीधराचार्य वाला रूल लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। 2 को अंदर ले जाइए, माइनस R/2L प्लस माइनस अंडर रूट R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। ठीक, इधर निकालिए तो क्या मिलेगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू R/2L प्लस माइनस R/2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC, यही मिलेगा। फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो हमेशा पॉजिटिव टर्म को ही ले लीजिएगा। ठीक, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ। क्या कहते हैं इसको, बैंड विड्थ। ठीक, जरा डिफरेंस निकालिए, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या मिला, R/2L माइनस माइनस R/2L, तो क्या मिलेगा, R/L। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कि बैंडविड्थ क्या होती है, R/L के इक्वल होती है। मतलब बैंडविड्थ कभी भी कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, टू पाई F2 माइनस 2πF1 इज इक्वल टू R/L। इसका मतलब ये हुआ कि F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R/2πL। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक इंटरेस्टिंग चीज और यहीं से निकाल लेते हैं। क्या इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 जरा कीजिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, अच्छा ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। ठीक है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी, और वो लिखा है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाता है 1/LC।
और 1/LC क्या है? 1/LC वही है जिसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1/LC क्या है? ओमेगा आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2, या ये कहिए एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 F2। यहां से आपका डेरिवेशन आता है स्टेटमेंट के रूप में। वो पूछेगा, स्टेटमेंट लिखेगा कि सो दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर पावर फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है? लोअर पावर फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है? अपर पावर फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर पावर फ्रीक्वेंसीज या अपर पावर फ्रीक्वेंसीज दोनों का क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीन होती है। आपको पता है कि अगर ABC 3 नंबर ज्योमेट्रिक सीरीज में है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि B² इज इक्वल टू AC। ठीक, तो वही चीज यहां पर है। ठीक है, तो एक तो ये निकल गया। अब दूसरी बात, ठीक है, एक आप ये याद रखिएगा बैंडविड्थ का फार्मूला, और दूसरा ये डेरिवेशन। ठीक, जरा यहां से कुछ चीजें निकाल लेते हैं। एक आपको कुछ दिखाना था। हाँ जी, ये हमारा फिगर आ गया। जरा देखिए, यहां से पूरी डिस्टेंस है FR, ये टोटल है बैंडविड्थ। ठीक, तो अगर मैं F1 निकालूं तो F1 कैसे निकलेगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ का आधा घटा देता हूं। यही तो है ना, ये टोटल है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का आधा ये हो गया। तो अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है और इतनी पता है, तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी F1। तो F1 क्या हो जाएगा? FR माइनस बैंडविड्थ बाई 2। FR क्या है? 1 अपान अंडर रूट LC 2 पाई, वन अपान 2 पाई अंडर रूट LC माइनस बैंडविड्थ क्या थी? R अपान 2 पाई L, उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC माइनस R अपान 4 पाई L। ठीक, सिमिलरली अगर F2 निकालना हो तो क्या लिख देंगे? FR प्लस बैंडविड्थ बाई 2। ठीक, बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? F1 F2 इज इक्वल टू A² माइनस B² FR का स्क्वायर माइनस बैंडविड्थ। तो FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 F2 प्लस बैंडविड्थ बाई 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो आप ये डेरिवेशन याद रखिएगा। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर पूछता है करंट कितनी होती है, तो मैक्सिमम करंट का 1/√2। पावर कितनी होती है? हाफ पावर के नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर पावर जस्ट रेजोनेंस का हाफ होगी। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो विड्थ होता है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमने ले लिया। ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते क्यों है, रेजोनेंस पढ़ते क्यों है? बैंडविड्थ जितनी छोटी रहेगी सेलेक्टिविटी उतनी ही अच्छी रहेगी। सेलेक्टिविटी का मतलब समझ रहे हैं? सेलेक्टिविटी का मतलब ये है, जैसे आप रेडियो चलाते हैं तो रेडियो में आप FM AM ये सब सेलेक्ट करते हैं ना कि इतनी फ्रीक्वेंसी पर आपका रेड FM चल रहा है या कुछ।
तो आप देखते होंगे कभी कभार एक चैनल सुनते सुनते कहीं और से भी आवाजें आने लगती हैं, वो दूसरे को भी क्या कर लेता है, फ्रीक्वेंसी मैच करा करके सुनाने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सिलेक्टिविटी अच्छी नहीं है। जिसकी सिलेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी सर्किट उतना ही फाइंड ट्यून्ड होगा, मतलब वो एक ही फ्रीक्वेंसी के गाने सुनाएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी के चैनल को आपको सुनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंडविड्थ जितना कम होगा सिलेक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। यहां पर लिख लीजिएगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं। याद रखिएगा सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितनी कम सर्किट उतना ही अच्छा, सर्किट उतना ही फाइन ट्यून्ड, सर्किट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये डेरिवेशन, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज आपको और बताना था, दिखाना था, वो यहीं पर देख लीजिए। आपने ये देखा कि जो बैंडविड्थ है वो क्या है, आर एल और सी के होने के बावजूद किस पर डिपेंड कर रहा है, आर और एल पर, सी पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, एल और सी दोनों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सी का पर्पज क्या है कैपेसिटर का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना। अगर सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गया उसके बाद बैंडविड्थ में सर्किट का कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल रेजोनेंस पढ़ेंगे। पैरेलल रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उस समय उसकी क्वालिटी देखेंगे। चीज़ों को रटिएगा बिल्कुल मत, आराम से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। डेरिवेशन जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जो आपके फार्मूले में ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से कॉपी बनाकर लिख लीजिएगा और बार बार लिख करके ही आपको याद रखना है। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, कभी भूल जाए तो तुरंत डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।